गुड मॉर्निंग क्लास 11th। इससे पहली की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब कुंती ने राधा कृष्ण से पूछा कि क्या वह लड़का के बारे में, जब राधा कृष्ण बताते हैं तो कहते हैं कि उसका रूप रंग नहीं बल्कि रहन सहन बहुत खराब। वह लड़का लड़का नहीं बल्कि आदमी है, तुम्हारी लड़की के सामने वह चपरासी की तरह दिखे। साथ ही साथ उन्होंने कहा उसकी सिधाई भी तो इतनी अच्छी नहीं है कि जिसके पीछे आदमी आदमी ना दिखे। उम्र उन्होंने बताया 35-36 साल। 2 बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो वह शादी नहीं करते। उन्हें एक धाय की आवश्यकता है। अब यहाँ से आपका शुरू करते हैं। तब कुंती यानी माँ कहती है कि जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या यह कहें कि अपने लिए करते हैं। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। फिर से आप देखिएगा, उस सीताराम उस लड़के का नाम है, जो आगे स्पष्ट होगा आपको। तो राधा कृष्ण जो लड़का देख करके आए हैं उसी के पॉइंट में आपने ऊपर 6-7 पॉइंट देखा था, आगे आप देख लीजिएगा कि अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। कपटी यानी धोखा देने वाला नहीं है। उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक व्यंग किया हुआ है कि उन्हें कैसा चाहिए था, योग्य वर, और योग्य वर को चुकाने के लिए पैसा नहीं था। योग्य की परिभाषा या सुंदरता की परिभाषा भी हर व्यक्ति के विचारों में अलग अलग होगी। जिस प्रकार से आप जब मित्रों का चुनाव करते हैं तो कोई ये देखता है कोई धनाढ्य है, कोई ये देखता है कोई पढ़ने में कैसा है। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण के हैं, उन्हें उस व्यक्ति में कमी दिखाई दे रही है, जबकि सबसे बड़ी उस व्यक्ति की अच्छाई क्या है कि वह आदमी कपटी है, उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है। दर्पण यानी आईना। आईना में जिस प्रकार हम देख करके अपनी कमियों को दूर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का हृदय दर्पण की तरह साफ होगा वह व्यक्ति अच्छाई और बुराई यानी उचित और अनुचित को समझ रहा होगा। अब 3 विशेषता हो गई। पहला, कपटी नहीं है, साथ ही अंदर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनका हृदय दर्पण की तरह साफ है। पर उनका कमी क्या है? पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। ये देखिए, आज के मानव के ऊपर व्यंग किया गया है कि आज आपका या सभी का ये कहना है कि जो ऊपरी ठाट बाट से आ रहा है, बड़ी आलीशान गाड़ी में आ रहा है, भले उसे ज्ञान नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकता। आपने उसमें भी देखा हुआ है कि हमेशा ये कहा जाता है कि सम्मान व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा के द्वारा मिलता है। उस पद और प्रतिष्ठा के द्वारा जो उन्हें सम्मान मिल रहा है, लेकिन आज का जो समाज है वो दिखावे रूपी प्रवृत्ति के कारण धन के द्वारा लोगों को जो जितना अधिक से अधिक धनवान है उस व्यक्ति को उतना ही अधिक से अधिक सम्मान दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं उनका क्यों? पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो हैं। व्याख्यान यानी भाषण देने लायक तो हैं, पर किसी के घर दुल्हा बनकर जाने लायक नहीं। अर्थात वह व्यक्ति क्या है? खादी का कुर्ता पड़ा। हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन हमें देश में भ्रष्टाचार मिटाना है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं आगे नहीं आऊँगा। यदि मुझे लाइन में लग करके किसी कार्य को कराना है और वहीं पर मुझे 100 रुपये दे करके यदि काम कराना है, तो मैं सोचूंगा लाइन में लगने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं 100 रुपये दे करके काम करा लूँ, और साथ ही साथ मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से उस समय भी था। हमें भारत को स्वतंत्र करना है,
लेकिन स्वतंत्र जो करना है उसके लिए जो योगदान देना है वो हमारा व्यक्ति योगदान नहीं देगा, बल्कि दूसरे योगदान दें और उसका उपभोग हम करें। इसीलिए उन्होंने कहा कि पर उनका क्योंकि भारत परतंत्र था और उस समय जो बड़े लोग हैं उनके ही ये विचार हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया ना कि इन कपड़ों को पहन करके वह कहीं नेता बन करके व्याख्यान देने लायक तो हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए तो हैं, लेकिन वह कहीं पर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपये कुल उनकी तनख्वाह है, यानी तनख्वाह अच्छी है। 1930-32 में जब लिखा गया तो 30 रुपये बहुत है, जिसको उन्होंने कहा 30 रुपये कुल उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं, 3 बार जेल जा चुके हैं, किस दिन चले जाएं कुछ ठिकाना नहीं। अर्थात उस लड़के का परिचय देख लीजिए। पहली चीज़ कह दीजिए कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी, आप ऊपर से कहीं से भी पॉइंट करिएगा, हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी हैं, 30 रुपये कुल तनख्वाह है, 35-36 साल है, 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए शादी कर रहे हैं, उनका हृदय दर्पण की तरह साफ है, भीतर कपटी नहीं है, उनके भीतर कुछ बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। केवल क्या है, उनका रूप रंग और रहन सहन बहुत खराब है। वह मैं तुम्हारी लड़की के सामने लड़का नहीं बल्कि आदमी, जो कि सिधाई के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा। गांधी टोपी, खादी कुर्ता, फटे चप्पल इत्यादि, वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो हैं, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। आप इनको पॉइंट्स के आधार पर अपने लिखिएगा, यदि चरित्र चित्रण आएगा तो उनमें आप डाल सकते हैं। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। माँ का कहना है कि जब सबसे बड़ी चीज़ है कि वह आदमी धोखा नहीं देगा, वह आदमी कपटी नहीं है, तनख्वाह है, कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी है, तो माँ कहती है आदमी तो बुरा नहीं है। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 बार जेल जा चुका है, न जाने किस दिन चला जाए। वह सरकार के खिलाफ ही आवाज़, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, इसलिए वह गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात यह है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण, क्या कह देता, उन्हें बुलाया हूँ, अगले इतवार को आवेंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। और वे आने के लिए भी बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। अर्थात उनके मन में स्त्री के प्रति यानी नारी के प्रति इज्जत है। वह लड़की को कोई सामग्री नहीं समझ रहे हैं, जिसे कि खरीद फरोख्त करने से पहले उलट पलट के, जिस प्रकार हम सामान को देखते हैं, उलट पलट कर का तात्पर्य है कि उसको हर प्रकार से देखते हैं कि उसके में कोई कमी तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनका कहना है कि वह लड़की है, मैं उसका अपमान करने के लिए उसे देखने नहीं आऊँगा। फिर जब मैंने उन्हें समझा कर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लें। देखिए क्या शब्द प्रयोग किया, समझा कर कहा। अब ये पॉइंट्स आप उनके चरित्र में डाल दीजिएगा कि उन्होंने कहा कि मैं इस तरह किसी लड़की को देख करके मैं अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं लड़की देखना नहीं चाहता। तो लेकिन जब इन्होंने समझा कर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी। यहाँ तक आपको इनका चरित्र स्पष्ट, लड़का जो वह देख के आए हैं वह स्पष्ट हो गया। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। जिस व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति ये जो ऊपर वर्णन किया गया है, जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट थे उन्हें देखकर और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के, अभी मिली नहीं है लेकिन फिर भी श्रद्धा के भाव जागृत हो गए।
श्रद्धा के भाव क्यों? क्योंकि वह आदमी कपटी नहीं है, कांग्रेस दफ्तर में काम कर रहा है, जो कि इनका यही है ना। आप सुभद्रा कुमारी चौहान के चरित्र में देखे हैं कि उन्होंने देश प्रेम की गरिमा को, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम के बीज बोना चाहा, तो उसको उन्होंने गौरी के माध्यम से कह दिया कि गौरी को ये लगा कि कोई तो व्यक्ति है जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जिसके हृदय में नारी के प्रति सम्मान का भाव है। इसलिए गौरी का ये कहना है कि श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण जी यानी गौरी के पिता पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। योग्य वर क्यों? क्योंकि उनके दृष्टिकोण में यह व्यक्ति योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने योग्य वर को तलाशने के लिए अपने रिश्तेदारों और मित्रों को पत्र लिखे। अगला इतवार आया। आज ही सीताराम जी अंडरलाइन कर दीजिएगा और इनके सामने आप कांग्रेस दफ्तर इत्यादि कुछ लिख दीजिएगा जो कि आपको स्पष्ट रहे। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। क्यों? क्योंकि वह गौरी को तो देखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे ना, तो पिता ने ये कहा था कि माँ भी उसकी देख लेगी आपको, जो कि बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे। इसीलिए प्रयोग किया गया है कि गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले ही कह रखा था कि किसी बाहर वाले को कुछ मालूम न, क्योंकि कितने लोग आते थे और आने के बाद देख करके वो लोग शादी इत्यादि के लिए मना कर देते थे, जिसको लेकर के समाज में, क्योंकि आज का मानव सबसे अधिक यदि भयभीत होता है तो समाज में लोग क्या कहेंगे, इससे भयभीत होता है। इसीलिए उन्होंने ये कह दिया था कि किसी बाहर वाले को कुछ ना मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई, गुप्त यानी छिपा कर रखी गई। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया, क्योंकि ड्राइंग रूम में किया जाता तो भाई बाहर का कमरा था, कोई ना कोई देख लेता, इसलिए। और साथ ही साथ उनमें सादगी, रूप रंग, रहन सहन सब कुछ उनका खराबी था पिता के दृष्टिकोण में, इसलिए घर के अंदर आंगन में किया गया। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज है जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया। अर्थात, और देखिए इसीलिए खादी का कपड़ा कहा गया क्योंकि रेशम और सब सजावट इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने खादी का कपड़ा बिछा दिया गया और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दे दिया गया। अर्थात बहुत साज सजावट के लिए फूल और इत्यादि करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आंगन में जो गुलाब का फूल खिला हुआ था उसी को तोड़ करके गुलदस्ते का रूप दे दिया। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। आयोजन कहते हैं जो किसी उत्सव वातावरण के लिए तैयारी होती है। अन्य लोग आते हैं तो भाई बहुत अधिक साज सजावट की जाती है, लेकिन जब इनका खुद ही इतना सादगी था, खादी का कुर्ता, फटे चप्पल इत्यादि, इसलिए कोई विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं थी। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए, सरीखे यानी समान, सीताराम जी सरीखे जो सीधा व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी। अब इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी, क्यों? तब आप स्पष्ट कर दीजिएगा उनके ऊपर के पॉइंट के आधार पे कि वह व्यक्ति कितना सीधा है, कपटी नहीं है, उसकी जो गांधी टोपी इत्यादि, या फिर वह खुद ही कहते हैं नारी का सम्मान इत्यादि, इनके आधार पर कर दीजिएगा। यथा समय देखिए इसीलिए प्रयोग किया गया कि आज के समय में यदि मुझे 7 बजे बुलाया गया तो मैं जितनी देर से पहुंचूंगी उतना ही मेरा अधिक सम्मान होगा। यहाँ पर देखिए इसीलिए प्रयोग किया गया यथा समय, अर्थात जो समय निश्चित किया गया है। सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने हुए थे, क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं को ही स्वीकार करना था, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में थे, जिसके कारण वो बच्चों को भी उन्होंने वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता न मोजा,
न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न, बड़े हंसमुख आकर घर में इस प्रकार खेलने लगे जैसे वे इस घर से चिर परिचित। अर्थात उन बच्चों का जो रहन सहन था वह तो अच्छा नहीं था, लेकिन बच्चे इतने मिलनसार थे, इतने हंसमुख थे जो बच्चों का, क्योंकि बच्चे अपना पराया इत्यादि नहीं जानते, इसलिए वह आकर इस प्रकार खेलने लगे जैसे कि वह इस घर से चिर परिचित। कुंती यानी माँ एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा। नंदन कानन जहाँ पर कि बहुत ही रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, जो आपका इंद्र का कानन यानी बगीचा है, उसको नंदन कानन कहा गया। उस प्रकार जिस प्रकार वहाँ पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से वह आंगन खिला खिला रहता है, ठीक उसी प्रकार इस घर में भी दिन रात माता पिता उस लड़की की शादी को लेके परेशान रहते थे, जिसके कारण कि हमेशा वहाँ पर एक निराशा भरा वातावरण लगता था। लेकिन आज उन बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण माने भरा हुआ वह घर नंदन कानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं, यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी, जो कि लड़के के रूप में आए हैं, सीताराम जी इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दें तो वह खुशी खुशी ले ले। माँ का यह कहना, क्योंकि वह जान रही है कि पति को पसंद नहीं है वह लड़का, इसलिए वो कहती है अगर वह बच्चों को संबंध ना हो, लेकिन इन बच्चों को यदि मुझे सौंप दे तो मैं इन बच्चों का भार संभालने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने जिस प्रकार वहाँ का वातावरण खुशहाल बना दिया था। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई अर्थात डूब गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत कर। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो, वह दौड़कर पिता के पास गया, उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू। बाबू यानी पिता के लिए संबोधन किया गया है। बाबू, तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है बतलाओ। क्योंकि भाई सीताराम जी यानी जो आए हुए हैं देखने, उनका यह उनके मन की ये सोच है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और उसके बाद भी वह अपने घर लड़की को दिखाने के लिए बुला रहे हैं, इसका मतलब कि वह शादी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए उन्होंने आने से पहले उन बच्चों से ये कह दिया था कि तुम्हें माँ को दिखलाने ले जा रहे हैं। इसलिए वह बच्चे पहले तो घर में नई जगह आकर के चारों तरफ अपने खुशनुमा वातावरण को फैलाए और उसके बाद आकर के पिता से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हें माँ को दिखाने ले चलना है, तो बताओ माँ कहाँ है। यहाँ तक आपका कंप्लीट करा दिया गया है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर तो मैं दे रही हूँ, क्वेश्चन आंसर यदि आपको भी कुछ ऐसा समझ में आता है तो आप उसे पॉइंट्स में बना लीजिएगा। जब स्कूल खुलेगा उस समय हम लोग आपस में डिस्कस करके और भी क्वेश्चन को कराएं।